हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर आप इसको यूजीसी नेट में यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का, आप एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में या जितने भी स्टेट के रिगार्डिंग जितने भी प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, उन सब में भी रिलेवेंट रहेंगे। सीयूईटी के एग्ज़ाम में रिलेवेंट रहेंगे और जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। एज सून एज पॉसिबल हम आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। सो अब हम क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। Then the first question is, liberalization means to reduce unnecessary restrictions and control on the business unit imposed by the government. So ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? लिबराइजेशन का मतलब होता है जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं उन सबको हटाना। नेक्स्ट, लिबराइजेशन वॉज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मार्केट फोर्स कुड guide the economy in more efficient manner than the government control. तो लिबराइजेशन क्या बोलता है? जो मार्केट फोर्स है वो किसी भी इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंट्रोल। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि लिबराइजेशन का मतलब क्या है? जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल है उन सबको हटा देना ताकि इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके। So we can say now both statement are the true and the R is the correct explanation of A. अब हम लिबराइजेशन के बारे में जानेंगे। लिबराइजेशन दैट इज part of new economical policy 1991. Before LPG we have LPQ, that is liberal permit quota. तो LPQ में क्या बताया गया था कि अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इसकी वजह से हमारी जो इंडिया थी सिर्फ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, हमारी इंडिया में प्रोडक्शन बहुत कम होता था। अब क्या किया? LPG पॉलिसी आई जिसमें जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल थे उन सबको हटा दिया गया, जिसकी वजह से हमारा लिबराइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया और ग्लोबलाइजेशन आया और हमारी इकोनॉमी डे बाय डे ग्रो करने लगी। अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा होने लगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने लग गए, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करने लगी, FDI बढ़ी, FII बढ़ी। तब हम बोल सकते हैं ना, बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू। नेक्स्ट, privatization means allowing the private sector to set up more and more of industry as were previously reserved for the public. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जितनी भी पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग जो इंडस्ट्री थी अब उनको प्राइवेट सेक्टर को दे देना, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, रीज़न क्या है? अंडर इट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक सेक्टर आर आइदर होली और पार्शली सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। तो जितनी पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस थे उनको पूरा या फिर पार्शली करके क्या कर दिया? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है। तब हम बोल सकते हैं ना, बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में थे अब उनको प्राइवेट सेक्टर को दे देना ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, उनमें इनोवेशन ऐड की जा सके, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को ऐड किया जा सके। Next question is, globalization means linking the economy of a country with globalization means linking the economy of a country with the economy of other country by mean of free trade and free mobility of capital and labor. तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? अपनी कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ मर्ज अप करना ताकि आपका जो फ्लो ऑफ कैपिटल है, फ्लो ऑफ ट्रेड है, अच्छे से हो सके। दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इट ऑल्सो मीन्स इन्वाइटिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू इन्वेस्ट इन नेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो MNCs इंडस्ट्रीज़ हैं उन सबको अपनी कंट्री में बुलाना ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। सो वी कैन से बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंडर बनी थी वो कब बनी थी? 1938 में। और इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा टाइम हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और सेकेंड 1939 to 1945. दैट मीन दैट एरा इज द बिगिनिंग ऑफ
सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट, गांधीयन प्लान 1944 में आए थे एंड दैट वाज गिवन बाय श्रीमान नारायण अग्रवाल, नॉट बाय महात्मा गांधी। ये श्रीमान नारायण अग्रवाल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है वी हैव अ पीपल प्लान। पीपल प्लान हमारा 1945 में आया था एंड दैट वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय। नेक्स्ट वी हैव 1950 दैट वाज रिगार्डिंग द सर्वोदय प्लान, और जो सर्वोदय प्लान है वो जे.पी. नारायण ने दिया था और इसको गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया था। तो हम बोल सकते हैं जो ये सारी स्टेटमेंट है ये तो सब ट्रू है, सो नो ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही क्या है। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन मार्च 15, 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन हमारा आया था, दैट इज ट्रू, and that was under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. So that statement is true. अब आता है प्लानिंग कमीशन हमारा क्या है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये हमारी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न यहाँ पे अप्लाई नहीं किए जाते, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट कंसिस्ट ऑफ, इसकी जो चेयरमैनशिप है उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, दैट इज़ नॉन एज एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन, और एक डिप्टी चेयरमैन होगा जिसको पीएम अपॉइंट करेगा। तो ये सारी स्टेटमेंट अब हमारी क्या हो गई, ऑल दिस स्टेटमेंट आर द ट्रू। नेक्स्ट, assertion है डिसइन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स टू अरोज अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉयज। डिसइन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपोज करते हैं। नेक्स्ट, इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डिसइन्वेस्टमेंट का एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं होता, तो डिसइन्वेस्टमेंट कभी भी एम्प्लॉयज़ अपोज नहीं करेंगे और ये कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करती। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा गेट अप्लाइड ओनली टू ट्रेड इन द मर्केंटाइज गुड। गेट इज जर्नल एक्सेप्टेड जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1944 में आया था। तो ये किसके रिगार्डिंग है, हमारा ट्रेड के रिगार्डिंग है, दैट वाज रिलेटेड टू गुड्स नॉट रिलेटेड टू सर्विसेज। The WTO covered trade in the goods and services in the idea और intellectual properties। जो WTO है आपका गुड्स सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है और गेट सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करेगा। सो द बोथ स्टेटमेंट आर, सो वी कैन सी बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। गेट अप्लाइड ऑन द गुड्स एंड WTO इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज, both things that are important part for trade। Next question, private location process lead to change in management with change in ownership. Reason, change in management is not a necessary condition for the process of privatization. So the first statement that is true, but the second statement is totally false. Next, economical development is a broader and the normative concept. That is absolutely true. डेवलपमेंट में आप हर चीज़ को कंसिडर करोगे, ऑल राउंड डेवलपमेंट को कंसिडर करोगे। और ग्रोथ इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ग्रोथ में आप कुछ फिनोमिनाज को कंसिडर करते हो। सो द बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट, द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर टू 3.70% पर एनम ग्रोथ रेट अचीव्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी ओवर द फर्स्ट 6 5-year प्लान। जो पहले 6 5-year प्लान थे उसमें जो इकोनॉमिकल ग्रोथ थी वो ये अचीव करनी थी, दैट वॉज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने कही थी, दैट वॉज गिवन बाय राजकृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन द नेशनल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, रोलिंग प्लान दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनता गवर्नमेंट। सो द राइट आंसर इज द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Industrial Policy 1991 initiated liberalization of Indian economy. Reason, industrial growth was very slow before 1991. So that is true, because before 1991 we have LPQ. So there we have lots of restrictions, but after LPG, or we can say after the new economical policy 1991, our economy it starts rising day by day. So we can say both statements are true. Next, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज सिंस 1991। नो, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन है 1991 के बाद इंक्रीज़ हो गया, बिल्कुल राइट, क्योंकि हमारा क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, साथ में क्या हो गया, हमारा लिबराइजेशन आ गया। लिबराइजेशन से क्या हुआ कि कोई भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट फॉर द 7 इंडस्ट्री रेस्ट हैज़ डिक्लाइंड। 7 के अलावा बाकी सारी इंडस्ट्री को जो डी लाइसेंस कर दिया।
बिल्कुल राइट। जो 7 इंडस्ट्री हैं उन्हीं को लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, बाकी सबको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीज़न क्या है? ये 7 इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री हैं जिसमें हमारे एटम बम आ गया, हमारे फार्मा के रिगार्डिंग चीज़ें आ गई, जो एक ह्यूमन के लिए डिज़ास्टर और उसके लिए वरदान दोनों साबित हो सकती हैं। तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस के अंडर रखा गया है। नेक्स्ट, इसमें हमारे मैच द फॉलोइंग है। व्हेन वन कंपनी परचेज अदर वन, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, दैट इज़ नॉन एज कंसोलिडेशन मर्जर। नेक्स्ट, मर्जर बिटवीन टू कंपनी हैविंग नो कॉमन बिटवीन एरिया, दो कंपनीज जिनका कोई कॉमन एरिया नहीं है, अगर वो मर्जअप करती हैं, दैट इज़ कॉन्ग्लोमरेशन मर्जर। मर्जर बिटवीन टू कंपनी दैट सेल द सेम प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट मार्केट, सेम प्रोडक्ट बेच रही है बट डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में बेच रही हैं, तो दैट इज़ नॉन एज परचेज मर्जर। व्हेन टू कंपनीज आर बॉट एंड कंबाइंड अंडर द न्यू एंटिटी, दो कंपनी को मर्ज कर दिया और नई एंटिटी बना दी, दैट इज़ नॉन एज मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। सो वी कैन से ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर interlinked to another options. Next question is मैच द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल एक्ट कब आया था? इंडस्ट्रियल एक्ट हमारा 1969 में आया था। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है हमारा 1999 में आया था। बिफोर फेमा वी हैव फेरा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दैट केम इन 1973. दैन वी हैव ए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ नॉन एज सेबी। सेबी हमारा कब आया था? दैट केम इन 1992. Then we have a MRTP, Monopolistic Restriction Trade Practices Act, 1969 में आया था. And after that we have a Competition Act, that is known as Competition Act 2002. Next question is match the following. Focus on social environment. अगर आप social environment पे focus करते हो, that is the part of human relation. नेक्स्ट, फोकस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट. अगर आप फिजिकल एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करते हो, उस पर ही फोकस करते हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट. नेक्स्ट, वन पर्सन वन सुपीरियर, एक पर्सन और एक सुपीरियर, दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. कितने लोग उसको कमांड दे रहे हैं. वन हैड वन प्लान, एक हैड उसके अंडर सिर्फ एक प्लान, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट किसका पार्ट है हमारा? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीम पॉलिसी हमारा किसका पार्ट है? एग्जीम पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. कस्टम्स किसका पार्ट है हमारा? कस्टम्स आर द पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. सोशल वैल्यूज़ आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. और बिजनेस लॉज जितने भी लॉ वगैरह हैं वो सारे के सारे हमारा लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होंगे. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट इन देयर ऑर्डर. कौन सा एक्ट कब आया उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है. फर्स्ट, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, एज वी स्टडी ऑलरेडी, ये 1969 में आया था हमारा. देन वी वे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872 में आया था. देन वी वे सेल ऑफ गुड एक्ट, दैट केम इन 1930. देन वी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट केम इन 1999. तो अब हम इसके अकॉर्डिंग सबको अरेंज कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज to be protected against goods and services that is hazardous to life and the property. ये हमारा कंज्यूमर राइट है या नहीं है? दैट इज़ ऑल्सो अवर कंज्यूमर राइट, कि हम अब जो भी हजारियस थिंग्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना हमारा राइट है. नेक्स्ट, टू अश्योर्ड वेर एवर पॉसिबल अक्रॉस टू द वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट नेशनल प्राइसेस. तो ये भी हमारा क्या है? हमारा कंज्यूमर राइट है. सो वी कैन से बोथ स्टेटमेंट आर द ट्रू. नेक्स्ट, which of the true for existing economy and industrial policy of Indian government? First, FERA was abolished. Next, MRTP was abolished. Next, cash compensatory support for the export can be abolished. Next, industrial licensing was abolished. सो फेरा वॉज अबॉलिश, दैट इज़ नॉट ट्रू. फेरा के बाद फेमा आया है. MRTP अबॉलिश नहीं किया क्योंकि उसको रिप्लेस करके कॉम्पिटिशन एक्ट आ गया हमारा. तो अब हमारा क्या है? जो लास्ट की जो दो स्टेटमेंट है, दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैन बी मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन. इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन का मेथड है?
डिसइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है हमारा। डी नेशनलाइजेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। परचेजिंग शेयर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि आप उसके शेयर को परचेज कर रहे हो। टेक ओवर, उसको ही टेक ओवर कर रहे हो, तो उसको भी नॉट द पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और मर्जर भी हमारा प्राइवेटाइजेशन का पार्ट नहीं है। सो द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट, which of the following committee recommended the abolition of reservation of item of small scale sector in industry? किसने abolish किया है small scale industry sector की reservation को? तो that was regarding the Abid Hussain committee. Next is, why is the government of India disinvesting its equity in central public sector enterprises? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डिसइन्वेस्ट क्यों कर रही है सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज में अपनी इक्विटी को? फर्स्ट, द गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द रिवेन्यू earned from the disinvestment mainly to pay back their debt. गवर्नमेंट चाहती है जितना भी उनका डेट है उसको डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा उससे पे ऑफ कर देंगे। सो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अपने डेट को पे करने के लिए किसी भी एंटिटी को बेच देगी, ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ CPSC। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की वो मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको डिसइन्वेस्ट करने का मेन रीज़न होता है कि अगर वो प्रॉफिटेबल काम नहीं कर रहे हैं तो उनको प्राइवेट सेक्टर के अंडर दे देते हैं ताकि वो अच्छे से प्रॉफिटेबल वे में प्रॉफिट अर्न करके देने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statement. First, privatization of public sector unit occur when government sell 5% of its share. सिर्फ 5% अपना शेयर बेचेगी, दैट इज़ नॉट ट्रू। एटलीस्ट 51% उसको बेचना ही पड़ेगा। आबिद हुसैन कमेटी दैट वाज रिलेटेड टू द अबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री एज वी स्टडी ऑलरेडी अर्लियर। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सो वी कैन सी ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जो चलपति राव कमेटी है वो किसके रिगार्डिंग है? रीजनल रूरल बैंक के रिगार्डिंग है, दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट हमारा भगवती कमेटी हमारी सेबी क्रिटिक कॉल के रिगार्डिंग है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट हमारा मित्रा कमेटी, एंड द मित्रा कमेटी दैट वाज द रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सो वी कैन से ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट। Next statement is 26th question is statement first. In the budget 1997 to 1998, the government has proposed to replace FERA 1973 by the FEMA. That is true. Second statement is FERA 1973 में आया, FEMA 1999 में आया, बट जो FEMA है फोर्स में कब आया? फोर्स में हमारा 2000 से आया है। So we can say both the statement are true. Next, privatization of ownership through scale of equity share is called as privatization of ownership through scale of equity share is known as contracting. So the right statement is that was known as disinvestment, not contracting, that was known as disinvestment. Next, which of the following is not a business opportunity generated by globalization? कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है? दैट इज़ करेंसी क्राइसिस कभी भी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी साबित नहीं हो सकते। सो द ग्लोबलाइजेशन के लिए करेंसी क्राइसिस कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द फर्म। क्यों बेनिफिशियल है? ग्लोबलाइजेशन से जो जितनी भी मार्केट की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब खुल जाती है, इसके लिए ग्लोबलाइजेशन बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ मैथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन? कौन सा मेथड नहीं है प्राइवेटाइजेशन का? डी नेशनलाइजेशन, सेल ऑफ बिजनेस या फ्रेंचाइजिंग? सो द राइट स्टेटमेंट इज फ्रेंचाइजिंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। जो एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये किसने दिया है? दैट वॉज गिवन बाय साइरिल डैबिन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? फिस्कल पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? कंट्री में लिक्विडिटी को जनरेट करना फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, दैट इज द पार्ट इट। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन बिल 2001 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू अमेंड। क्या इंट्रोड्यूस किया, किसको अमेंड करके आया है?
that was related to MRTP, that is मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके बाद हमारा क्या आया था, हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ कंज्यूमरलिज्म हैज consumer education, product rating, or liaison with the government and with the producer. So the right answer is liaison with the government and the producer. So thank you so much. ये हमारे टोटल 35 क्वेश्चन थे। दीज आर रिलेटेड टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब हम आगे भी बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस कि आपको कोई भी नई वीडियो के रिगार्डिंग, कुछ भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में एज सुन एज़ पॉसिबल अपना कमेंट दीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आती हैं उसको आप टाइमली अपडेट रह सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। सो थैंक यू सो मच।